हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 8 में। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसमें हम आज टॉपिक का एंड कर देंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और ये होने के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बहुत ही आसान सी चीज है, आप बस मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप समझते जाओ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हमें आज पढ़ना है, मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इसे ही क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसे हमारी न्यूरल सिस्टम रेगुलेट करते हैं, मतलब कभी भी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए तो उसे कम करने का काम हमारी न्यूरल सिस्टम करती है, या फिर कम हो जाए तो उसे भी बढ़ाने का काम करती है। मतलब नॉर्मल रेंज में रखने का काम कौन करती है, हमारी न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब नॉर्मली रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन करना, ठीक है। तो ये करती है हमारी न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमंस के पास क्या रहती है, एबिलिटी रहती है टू मेंटेन एंड मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू द न्यूरल सिस्टम। जो भी हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन जितना भी जरूरत है उतना पहुंचाया जाता है, और जितना भी CO2 प्रोड्यूस होता है उसको जल्दी से बाहर निकाला जाता है ह्यूमन बॉडी से। तो इसी को कहते हैं रेगुलेशन। तो ये कौन करती है, न्यूरल सिस्टम करती है। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूं यहां पर, आप अच्छे से नोट कीजिए क्या है। पहला पॉइंट है हमारा, ह्यूमंस हैव ability to maintain and moderate the function of respiratory rhythm through neural system, ठीक है। तो ह्यूमंस के पास एबिलिटी रहती है टू मेंटेन एंड मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू, मतलब जितने भी हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है उतना प्रोवाइड किया जाता है। और ये कौन मेंटेन करता है, हमारी न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करती है। कौन करती है, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब न्यूरल सिस्टम मतलब क्या, नर्वस सिस्टम। कौन सी होती है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसी को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम हमने देखा तो इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको बता देता हूँ, मतलब अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ CNS, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आप लिख लेना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हो गया पहला पार्ट। और दूसरा होता है PNS, तो इसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया। अब यहां से हमने देखा तो इसमें एक बार मैं बात बता देता हूं, ओरिएंट कर देता हूं इस साइड का। तो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फिर ANS क्या है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसके बाद यहां पर आ जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ANS और SNS। तो ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट। इसको हमें नहीं पढ़ना, बस आप ही याद कीजिए। जब हम चैप्टर देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तभी आपको सारा वहां पर आएगा, तब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप उसका मतलब अभी टेंशन मत लीजिए, बस आप मैं जो बताता हूं बस याद करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तो होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना, लेकिन ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट्स रहते हैं ब्रेन के, ठीक है। कितने पार्ट रहते हैं, 3 पार्ट्स। एक तो हो जाएगा फोरे ब्रेन, कौन सा, फोरे ब्रेन, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बन जाएगा हमारा मिड ब्रेन, और थर्ड वाला बन जाएगा हाइंड ब्रेन। कौन सा, हाइंड ब्रेन। तो ये हो गए ब्रेन के पार्ट। अब इस हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट्स रहते हैं। कितने पार्ट्स रहते हैं, 3 पार्ट्स रहते हैं। तो एक तो होता है, पहला पार्ट होता है पॉन्स। कौन सा होता है, पॉन्स। सेकंड वाला पार्ट होता है जो उसे हम बोलते हैं सेरेबेलम, जो कि पीछे प्रेजेंट रहता है। पॉन्स और मेडुला की तीसरा पार्ट रहता है मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा,
ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अभी इन दोनों के पीछे की साइड प्रेजेंट रहता है हमारा सेरेबेलम। क्या प्रेजेंट रहता है? सेरेबेलम। तो मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि कहां पर आता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉन्स और ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर हमारे जो सेंटर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एक होता है पॉन्स के अंदर, एक होता है मेडुला के अंदर, और एक कौन से सेंटर होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना नोट किया अच्छे से, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये आपको फिर से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ने को मिलेगा। सो आप जितना मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं बस उतना आप पढ़ती जाइए और याद करती जाइए, ठीक है। इतना आपको समझने के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने यहीं पर आपको बता दिया। तो बहुत ही मतलब आसान सी चीज है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का और अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। तो चलो हम क्या देखते हैं। अब मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं मतलब ये निकाल देता हूँ सेरेब्रम। तो ऐसा मतलब रैंडम रफ डायग्राम बना रहा हो, ऐसे ही कोई मतलब परफेक्ट डायग्राम नहीं, रैंडम आपको समझ में आ जाए, बस इतनी चीजें मुझे यहाँ पर दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया यहाँ तक, फिर मैं यहाँ से करूँगा ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर और ये पीछे की साइड ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से ऊपर वाला पार्ट रहता है इसे हम बोलते हैं फोरेब्रेन। क्या बोलते हैं? फोरेब्रेन, फोरेब्रेन, ठीक है। तो आप बस यहाँ पर याद कीजिए। तो ये होता है हमारा सेरेब्रम, सेरेब्रम पार्ट है। फोरेब्रेन का कौन सा पार्ट है? सेरेब्रम बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं? सेरेब्रम, ठीक है। अब इसके नीचे और यहाँ तक ये जो पार्ट रहता है इसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। ब्रेन के पार्ट ही नहीं हो गया, पहला पार्ट ये हो गया, थर्ड सेकंड पार्ट। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों, ये हो गया एक, ये हो गया दो और ये तीन। इन तीनों मिला के हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन बोलते हैं, हाइंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया, अभी इस डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉन्स, ये हो गया मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको हम प्यार से मेडुला भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा सेरेबेलम, ये तीसरा मतलब तीसरा पार्ट, ठीक है। सेरेबेलम, ठीक है। तो ये हो गए 3 पार्ट्स। इतना समझ में आ गया आपको? रिस्पॉन्स के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट रहता है, एक सेंटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस ये हो गया एक सेंटर, तो इसे हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, क्या बोलते हैं इसे हम? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। पॉन्स के अंदर हो गया पी फॉर पॉन्स, यहां पर देखिए पी फॉर पॉन्स, पी फॉर यहां पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक, लेकिन यहां पर पी क्या होता है? साइलेंट होता है। तो यहां कहां पर प्रेजेंट होता है? पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सिंपली आपको पूछ सकते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पर प्रेजेंट रहता है, तो आपको पता होना चाहिए ये रहता है पॉन्स के अंदर। पॉन्स किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो इतना आपको पता है, तो आसान सी चीज है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए हमारा पार्ट है मेडुला का, मेडुला का यहाँ पर ये आगे के साइड रहे, मतलब ये वेंट्रल है, वेंट्रल ये मतलब आगे की साइड, और इधर की साइड हम पकड़ते हैं डोर्सल, मतलब ये हो गया पीछे की साइड, ठीक है। डोर्सल ये हो गया वेंट्रल। अब यहाँ पर ऐसा एक सेंटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और यहाँ पर एक रहता है, ठीक है। ये हो गए 2 सेंटर, और इसके पास में ही एक ऐसा एरिया होता है, मैंने ऊपर निकाल दिया, ये मेडुला के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा? वेंट्रल ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। और यह हमारा बन जाएगा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, पीछे की साइड डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और इन दोनों को यह हम क्या बोलते हैं? कुल मतलब दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है मेडुला के अंदर। इतना समझ में आ गया कहां पर प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? मेडुला के अंदर। इसके कौन से पार्ट है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। समझ में आ गया? अब ये जो यहां पर मैंने निकाला ये क्या है? ये है हमारा केमोसेंसिटिव एरिया। क्या है? केमोसेंसिटिव, सेंसिटिव एरिया, केमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया?
एक ही डायग्राम में आपको सब बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये हो गया हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और ये हो गया केमोसेंसिटिव एरिया। केमोसेंसिटिव एरिया भी कहां पर प्रेजेंट है, हमारे मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, मतलब एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक एरिया प्रेजेंट रहता है, उसी को हम बोलते हैं केमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अभी पॉन्स क्या करता है, सिग्नल भेजता है, इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, क्या मतलब रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो ये पॉन्स क्या भेजता है, इधर सिग्नल भेजता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और क्या करता है, रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड अल्टर करता है रेस्पिरेटरी रेट। तो इंपॉर्टेंट लाइन ही एनसीईआरटी में दी हुई, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड अल्टर्स द रेस्पिरेटरी रेट। आप अच्छे से लिख लीजिए लाइन, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर एक मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी जो ग्रुप है ये कंट्रोल करता है बोथ इंस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है एंड एक्सपिरेशन, दोनों को भी एक कंट्रोल करने का काम करता है। वेंट्रल वाला कौन सा, वेंट्रल वाला अच्छे से नोट कीजिए। और ये डोर्सल वाला जो रहता है ये सिर्फ कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन को। किसको कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां से आपको क्या समझ में आया। अब ये केमोसेंसिटिव एरिया जो रहता है ये क्या करता है, केमोसेंसिटिव मतलब क्या, केमिकल को सेंस करने का काम होता है इस एरिया का, क्या, केमिकल को सेंस करने का काम। इसी के लिए हम क्या कहते हैं इसके कारण केमोसेंसिटिव एरिया। और ये केमोसेंसिटिव एरिया सेंसिटिव होता है H+ एंड CO2 को। किसको सेंसिटिव होता है, H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड इंक्रीज H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड CO2, इसको डिटेक्ट करने का इसका काम रहता है, ठीक है। किसका काम रहता है, केमोसेंसिटिव एरिया। अब हमारा जब ब्लड फ्लो करता है, अगर हमारे ब्लड में CO2 या फिर H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए ब्लड के अंदर, तो क्या करता है, ये सिग्नल आता है हमारे सेंसिटिव एरिया को, और ये एरिया क्या समझ जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को भी हमारे बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये केमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है कि हमारे बॉडी मतलब ब्लड के अंदर H+ और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा के इसको बाहर भेजने का काम करते हैं। तो समझ में आ गया केमोसेंसिटिव एरिया का क्या फंक्शन है, टू सेंस the changes in the or increase in the concentration of H+ and carbon dioxide in the blood and necessary and send signal to the respiratory rhythm center for eliminating these substances फ्रॉम आवर बॉडी टू द आउटसाइड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका फंक्शन आपको समझ में आ गया। H+ और CO2 को डिटेक्ट करने का इसका काम है, क्योंकि ये बढ़ जाए तो हमारे बॉडी से इसको बाहर भेजना होता है। ये हो गया इसका फंक्शन, हो गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने का काम करता है। पॉन्स क्या कर, पॉन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, क्या करता है, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। समझ में आ गया। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये दोनों क्या हुए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वेंट्रल ग्रुप क्या कंट्रोल करता है, बोथ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। डोर्सल ग्रुप क्या कंट्रोल करता है, बस इंस्पिरेशन। इतना आपको समझ में आ गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब ये केमोसेंसिटिव एरिया हमारा कहां पर प्रेजेंट था, मेडुला के अंदर ही प्रेजेंट था। ये भी डिटेक्ट कर रहा था H+ और CO2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसके आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए, मतलब कौन से न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पर होता है, पॉन्स के अंदर होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पर होता है, मेडुला के अंदर होता है। इसका फंक्शन क्या है, मेंटेन एंड मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। किसका, रेस्पिरेटरी रिदम का। केमोसेंसिटिव एरिया डिटेक्ट करता है चेंजेस इन द H+ एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सारे मैंने इस डायग्राम में आपको फंक्शन भी बता दिए, पार्ट भी बता दिए, डायग्राम अच्छे से नोट कीजिए। यहां से क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। आया तो इस रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्वेश्चन आया, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने पूरा इस डायग्राम में आपको खत्म कर दिया, कोई नोट्स लिखा देने की जरूरत नहीं, बस ये डायग्राम नोट करो और अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, एक दो पॉइंट्स बचे हैं इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। फिर हमें बढ़ना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर, वो भी कुछ नहीं, आसान सी दो तीन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमें दिए हुए। तो आज मतलब अगले 5-10 मिनट में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या बताना है आपको मैंने पूरा आपको डायग्राम पे फॉर्म में तो यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब केमोसेंसिटिव एरिया कहाँ था, मेडुला के अंदर। वो क्या डिटेक्ट कर रहा था, चेंजेस इन द CO2 and H+। वैसे ही कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है।
receptors present in aortic arch and carotid arch। ठीक है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट थे, ये क्या डिटेक्ट करते हैं? डिटेक्ट करते हैं इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करने का काम ए बी रिसेप्टर करते हैं। मतलब ए रिसेप्टर क्या कर रहे हैं? इन केमिकल्स का, मतलब ये क्या H प्लस और CO2 इन केमिकल्स का मतलब इनका अमाउंट इंक्रीज हुआ है, ये डिटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम इन रिसेप्टर को क्या बोल सकते हैं? केमो रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। तो ये रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? एक तो है हमारे ऑर्टिक आर्च में प्रेजेंट रहता है और दूसरे कहाँ पर? कैरोटिड आर्च में प्रेजेंट रहता है। अभी मैं यहाँ पर रफ डायग्राम निकाल देता हूँ हार्ट की। ठीक है, तो यहाँ हमारा हार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हार्ट बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये राइट वेंट्रिकल से यहाँ से निकलता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि हमारी लंग्स की तरफ जाती है। हमारे हो गए 2 लंग्स। ठीक है, रफ निकलना हो, ज्यादा सोचने का नहीं। और इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकलते हैं हमारा ऑर्टा। ठीक है, ये ऑर्टा ऐसा गया इधर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ही कट कर देता हूँ क्योंकि इसका कुछ भी यहाँ पर आपको जरूरत नहीं, बस समझने के लिए निकाला था। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये क्या हमारा हो गया? ऑर्टा हो गया। क्या हो गया? ऑर्टा। ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा निकलाना, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्टा। क्या हो गया? ऑर्टा को हमने डिवाइड किया, इसके पार्ट बनाए, तो ये हो गया ऊपर जा रहा है ना, तो इसे हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्टा। ये नीचे जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्टा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्टा। और यहां पर ये क्या आर्च बना रहा है ना, ऐसा कर्व जैसा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्च ऑफ ऑर्टा। क्या बोलते हैं? आर्च ऑफ ऑर्टा। तो यहाँ पर ऐसे रिसेप्टर ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन द H प्लस एंड CO2। ये तो हो गया आर्टिक आर्च। अब इस आर्टिक आर्च में से भी 3 ब्लड वेसल्स निकलती है, मतलब 3 ब्रांचेस निकलती है यहाँ से। एक हो गई ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी, ऐसी 3 ब्रांचेस निकलती है। अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? राइट साइड है और ये क्या है? लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड है ना, तो ये हमारी बन जाएगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, बस याद करो, या फिर आपको नहीं याद करना तो नहीं भी कर सकते, लेकिन मैं समझने के लिए आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, यह एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या बन जाएगी? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी हमारी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और ये क्या बन जाएगी हमारी? ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा ऑर्टिक आर्च और ये बन जाएगा, यहाँ से भी 2 ब्रांचेस निकलती है, इसे हम बोलते हैं कैरोटिड आर्च। और यहाँ पर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट रहती है, यहाँ पर। तो ये रिसेप्टर्स कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? ऑर्टिक आर्च के रिसेप्टर और कैरोटिड आर्च के रिसेप्टर, ये दोनों भी क्या डिटेक्ट करते हैं? इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड CO2 इन द ब्लड। अब ये डिटेक्ट हुआ तो ये सिग्नल भेजते हैं हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। क्यों रेस्पिरेटरी रिदम को मतलब सेंटर को सिग्नल भेजते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर H प्लस और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, इसे जल्दी से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो रेस्पिरेटरी रिदम क्या करता है? इसको बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा? MCQ। तो कौन कौन डिटेक्ट करता है CO2 और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन? केमो सेंसिटिव एरिया जो कि मेडुला के अंदर होता है, एक तो हो गया वो। फिर ऑर्टिक आर्च के अंदर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते और कैरोटिड आर्च के अंदर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते। इन तीनों का भी काम क्या है? टू डिटेक्ट चेंजेस इन द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड CO2। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पर खत्म हुआ। एक पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर O2 और H प्लस तो हो गया, CO2 और H प्लस तो हो गया। O2 कहीं पर आपको दिखा क्या? नहीं ना दिखा। तो O2 का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में कुछ भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। O2 हैव नो क्वाइट, क्या लाइन दी है? O2 हैव, सॉरी मैं अपने लैंग्वेज में लिख देता हूं।
O to have no significant role, no significant role in regulation रेस्पिरेशन। ठीक है, तो O2 का रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में कुछ भी रोल नहीं होता है। तो आप अच्छे से नोट कीजिए, O2 हैव नो सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, O2 का कुछ भी रोल नहीं रहता। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। O2 का कुछ भी रोल नहीं है, ठीक है। तो खत्म हो गया रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हम चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट के ऊपर हम बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो कुछ नहीं, आसान सा पॉइंट है, यहाँ पर खत्म हो चुका है। आप एनसीईआरटी में पढ़ो, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डायग्राम आपके नोट्स में होना चाहिए। मैंने जो डायग्राम आज, क्योंकि जब आप एग्जाम पास में आ जाती है या फिर कोई भी आपकी वीकली जो टेस्ट रहती है उसके अंदर भी इस चैप्टर होगा, तो आप डायरेक्टली डायग्राम से सारा मतलब रिकैप कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आपका रिकैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हमारा आखिरी पॉइंट है क्या, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो हमें पढ़ने 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कौन से पढ़ने, एक तो है आस्थमा, ठीक है, दूसरा है एम्फाइसीमा, और थर्ड है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये 3 डिसीजेस हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो हम शुरू करते हैं अस्थमा से, ठीक है। तो अस्थमा क्या होती है, आपने सुना होगा, कोई बोलता है मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसे वो इनहेल करने के लिए भी इनहेलर दिया जाता है, ठीक है। तो अस्थमा क्या होता है, एक एलर्जिक कंडीशन होती है। क्या है, एक एलर्जिक कंडीशन होती है जो कि हर एक पेशेंट को नहीं रहती। कुछ जो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट रहते हैं तो उनको इसका प्रॉब्लम रहता है। तो अस्थमा क्या है, एक एलर्जिक कंडीशन है। क्या है, एक एलर्जिक कंडीशन है और एसोसिएटेड विथ IgE एंटीबॉडी। कौन से एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी। एनसीईआरटी में दिया हुआ है नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंटीबॉडी। तो आप याद कर सकते हो, एक एलर्जी कंडीशन है और एसोसिएटेड विद IgE एंटीबॉडी। अभी अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब रेस्पिरेशन, मतलब ब्रीदिंग करने के लिए क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है अस्थमा के अंदर। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसके कारण क्या होती है, लीडिंग टू व्हीजिंग। अस्थमा में होती है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होने के कारण क्या होता है, व्हीजिंग होती है। और इसका मतलब कॉज क्या होता है, तो इसका मेन कॉज होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ठीक है। मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस, तो इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं। जब भी कभी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई अंदर भी डिसऑर्डर है हमारे लंग्स के अंदर, तो उसके कारण क्या होता है, इस ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का क्या हो जाता है, इरिटेशन होता है। मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसके कारण ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई का सिक्रेशन बढ़ जाता है। भाई सिक्रेशन बढ़ गया तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस रहते हैं, मतलब ब्लॉक होने के। और ब्लॉक हो गया तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ईयर अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर से एयर बाहर आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग लीडिंग टू व्हीजिंग। इसका कॉज क्या है, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। समझ में आ गया। तो आपके मतलब नीट में क्वेश्चन आया तो इस तीनों पॉइंट के ऊपर ही पूछा जाएगा, यहां से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट कीजिए और पढ़िए। तो चलो हम बढ़ते हैं एम्फाइसीमा के ऊपर। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। क्रोनिक मतलब क्या, बहुत ज्यादा दिन तक, मतलब कुछ भी एक चीज। इसका मेन कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। तो मैं बता देता हूँ, जो भी सिगरेट स्मोकर रहते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं,
तो उनके अंदर क्या होता है मतलब 5-10 साल वो क्या करते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं। ये जो स्मोक रहता है हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल रहता है, स्मोक अंदर जाता है लंग्स के अंदर, और जो अलवेलाई का सरफेस रहता है, एक्सचेंज सरफेस, वहाँ पर ही डैमेज करता है। तो ये एक डैमेज हो गया तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज भी इम्पेयर हो जाएगा। अगर ये हो गया तो हमारी मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो नहीं हो पाएंगे, तो मतलब ये सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। एल्वेलार सरफेस डिक्रीज हो गया तो मतलब डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्फाइसेमा में क्या क्या है, एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। क्या है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच एल्यूलार सरफेस, ठीक है, एल्यूलार सरफेस इज डैमेज्ड। अब एल्यूलार सरफेस डैमेज हो गया मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एक्सचेंज सरफेस या फिर रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो गया, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया। अगर रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया मतलब एक्सचेंज सरफेस क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो जाएगी, इंपेयर हो जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, इंपेयर हो जाएगा। अब इतना समझ में आ गया। तो गैसेस का एक्सचेंज भी इसके अंदर नहीं होता। और इसमें और क्या होता है, इनकी जो इलास्टिसिटी रहती है, अलवेलाई की इलास्टिसिटी, ये भी क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अलवेलाई, ठीक है। और क्या होता है, इस अलवेलाई का परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है, परमानेंट डायलेटेशन ऑफ अलवेलाई, परमानेंट डायलेटेशन ऑफ अलवेलाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्फाइसेमा क्या है, एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इनमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एल्यूलर सरफेस डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के कारण रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। अब रेस्पिरेटरी सरफेस कम होगा तो क्या हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज इंपेयर हो जाएगा। और इसमें और क्या होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूलाई और परमानेंट डायलिटेशन ऑफ एल्यूलाई, मतलब एल्यूलाई ऐसी फूल जाती है, ठीक है। इसे ही कहते हैं परमानेंट डायलेशन। इसका मेजर कॉज क्या होता है, मेजर कॉज यहाँ पर लिख देता हूँ। मेजर कॉज मतलब मेन कारण क्या रहता है इसका, तो ये मेन कारण रहता है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। क्या, सिगरेट स्मोकिंग। तो अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एम्फाइसेमा है ना, जो भी एग्जामिनर रहते हैं, जो भी आपका नीट का पेपर बनाते हैं, उनका बहुत ही मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसे, उनका फेमस, मतलब उनको लाइक करते हैं, एम्फाइसेमा को लाइक करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लगभग हर साल एम्फाइसेमा के ऊपर क्वेश्चन रहता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, उनका बहुत ही पसंदीदा पॉइंट है एम्फाइसेमा, मतलब हर साल इस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो एम्फाइसेमा यहां पर क्लियर हो गया। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आखिरी डिसऑर्डर हमारा बच चुका है, उसका नाम है, क्या नाम है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन सा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कौन सा डिसऑर्डर है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब यहां पर आप देख सकते हो, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्यूपेशन के रिलेटेड ये डिसीज है। मतलब जो कोई भी कुछ इंडस्ट्रीज रहती है, जैसे कि ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, ऐसी जो इंडस्ट्रीज रहती है, इनके अंदर क्या हो जाता है, डस्ट प्रोड्यूस होती है। और जो इस इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स काम करते हैं, इनके मतलब हर दिन ये काम करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये जो डस्ट प्रोड्यूस होती है, तो इनके रिस्पे मतलब जब ये एयर को इनहेल करते हैं, तो ये डस्ट इनके लंग्स के अंदर चली जाती है, और इसके कारण क्या हो जाता है, लंग्स को डैमेज हो जाता है। तो ये बहुत बहुत मतलब सीरियस डिसीजेस है। कौन से, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ठीक है। तब ये मतलब लॉन्ग हर दिन कांटेक्ट में आ रहे हैं ना डस्ट के, तो लॉन्ग एक्सपोजर के कारण क्या हो जाता है, लंग्स को सीरियस डैमेज हो जाता है, और फाइब्रोसिस होता है लंग्स के अंदर। क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। तो फाइब्रोसिस मतलब क्या होता है, फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस मतलब प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू,
लंग्स के जो नॉर्मल सरफेस है, लंग्स के अंदर का नॉर्मल पार्ट है, वो क्या बन जाता है, एक्सचेंज हो जाता है फाइब्रस टिश्यू के साथ। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू इसके अंदर तैयार हो जाती है, और मतलब ये बन गए तो मतलब लंग्स डैमेज हो जाएगा, गैस रिजेक्शन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगी, तो मतलब बहुत ही सीरियस डिसीजेस होते हैं। तो ऐसे वर्कर्स को क्या करना चाहिए, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब ऐसे वर्कर्स जो कि इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, तो ऐसे वर्कर्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क होते हैं, वो मास्क इन वर्कर्स को यूज करने की जरूरत होती है, तभी ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत साल ये वर्कर्स इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो इनको डिसीज होने के मतलब हाई चांसेस होते हैं। तो मतलब ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अब मैं इसके कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ। तो पहला होता है एस्बेस्टोसिस। कौन सा, एस्बेस्टोसिस, ए फॉर एस्बेस्टोसिस। बाबेसियोसिस, एस्बेस्टोसिस, बाबेसियोसिस। फिर होता है बिस्नोसिस। फिर क्या हो, कौन सा होता है, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस, ठीक है। और लास्ट वाला मैं लिख देता हूं यहां पर न्यूमोकोनियासिस, न्यूमोकोनियासिस, ठीक है। तो ये न्यूमोकोनियासिस, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ब्लैक लंग डिसीज में हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक लंग डिसीज। किसे कहते हैं हम, न्यूमोकोनियासिस के। जो कि वर्कर्स कोल माइंस के अंदर काम करते हैं तो उनको ये डिसीज होता है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूमोकोनियासिस, इसे हम ब्लैक लंग डिसीज भी। तो ये कुछ नाम है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। ए फॉर एस्बेस्टोसिस, फिर बागासोसिस, बिस्नोसिस, बी 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 दो क्या हो गए, बी के, ए क्या हो गया, ए का, और ये दो याद कर सकते हो आप, सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियासिस। पहले तो ये एनसीईआरटी के अंदर इसके एग्जांपल दिए हुए नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पूछ सकते हैं। और मतलब अभी तो नहीं, ट्रेंड तो नहीं चल रहा, अभी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, तो पीछे मतलब 2018 2017 के अंदर ये पूछी जाती थी, ठीक है। तो बाहर से क्वेश्चन आया तो ये आपसे पूछ सकते थे, आप जाकर दे सकते हो। 2018 या 2070 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, कौन सा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आपको पता होगा तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि एनसीईआरटी के बाहर है लेकिन आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब मैंने क्या कहा था आपको, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, जब मैंने आपको पढ़ा दिया था, जो हमारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी मेजर करते हैं, उनको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर बोलते हैं, स्पायरोमीटर, ठीक है। तो स्पायरोमीटर क्या मेजर करता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज मेजर करता है, एक्सेप्ट ये डू नॉट मेजर, स्पायरोमीटर डू नॉट मेजर रेसिडुअल वैल्यूम। कौन सा वैल्यूम नहीं मेजर करता, रेसिडुअल वैल्यूम को ये मेजर नहीं करता। अब देखिए आप सारे मतलब कौन से होते हैं, टाइडल वैल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, इन तीनों को भी ये मेजर करता है, लेकिन हमारा जो लास्ट का होता है रेसिडुअल वैल्यूम, इसको ये मेजर नहीं करते, ठीक है। और आप यहां पर देख सकते हो ये सारे कैपेसिटीज को मेजर करता है, लेकिन आप देख सकते हो वह रेसिडुअल वैल्यूम कौन से कैपेसिटी के अंदर आता है, तो आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कौन सी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है इसके अंदर, एक तो होता है ईआरवी प्लस आरवी, मतलब क्या आ गया, रेसिडुअल वैल्यूम आ गया ना। तो ये स्पायरोमीटर रेसिडुअल वैल्यूम को भी नहीं मेजर करता और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को भी नहीं मेजर करता, तो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये अच्छे से नोट कीजिए, स्पायरोमीटर रेसिडुअल वैल्यूम को और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को मेजर नहीं करता, अच्छे से नोट कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहां पर हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक अच्छा सा चैप्टर शुरू करेंगे और वहां पर मिलेंगे हम नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।